हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ कुछ और बेहद ही खौफनाक कहानियाँ लेकर। अगर आप चाहते हो कि आपकी कहानी मैं अपने चैनल पर सुनाऊँ तो आप उसे भेज सकते हो स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी या मेरे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी पहली कहानी की ओर। आज की कहानी बीते कुछ एपिसोड्स में आने वाली कहानियों से काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाली है। शायद इस तरह की घटना के बारे में आप भी एक्सपेक्ट ना कर रहे हो। दरअसल कुछ टाइम पहले जब मैं स्टोरीज़ के लिए रिसर्च कर रहा था, उस टाइम पर मुझे एक ऐसी घटना के बारे में पता चला जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब थी और रहस्यमय थी। ये घटना एक यूक्रेनियन आर्मी सोल्जर के साथ हुई है। ये घटना है साल 2015 की, जब उनके ऊपर एक रशियन बटालियन ने हमला कर दिया था। उनके मुताबिक उनके बचने के बिल्कुल भी चांस नहीं थे, पर वो ज़िंदा बचे और वो सर्वाइव भी करे। लेकिन कहानी इंटरेस्ट तब हो जाती है जब हम इस बारे में जानते हैं कि वो सर्वाइव कैसे करे। घटना की प्राइवेसी को बनाते हुए इस कहानी में जितने भी नाम मैं लूँगा वो सभी नकली होंगे। हालांकि मुझे उन्होंने अपनी यूनिट का नाम बताने के लिए परमिशन दे दी, तो वो मैं आपको बता दूंगा। बात साल 2015 की है, जब वो यूक्रेन की आर्मी के एआर ग्रुप के 79th ब्रिगेड के पार्ट थे। साल 2014 से ही उनकी यूनिट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी अटैक वगैरह करने के लिए। बेसिकली ये सब कुछ अर्ली वॉर का समय था। आप सभी जानते होंगे हाल फिलहाल में होने वाले रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में। ऐसा नहीं कि ये सब कुछ एकदम शुरू हो गया है, बल्कि ये सब काफ़ी समय पहले से चलता आ रहा है और एक काफ़ी लंबी कॉन्फ्लिक्ट के बाद ये इस तरीके के एक युद्ध में कन्वर्ट हुआ। वरना इसके पहले कई सारे छोटे मोटे अटैक्स दोनों की साइड से हमेशा किए जाते रहे। ये घटना जो मैं आपको बता रहा हूँ ये डोनियस्क रीजन के 9 किलोमीटर साउथ ईस्ट में हुई थी। मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगा कि वो साल तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब जा रहा था। बस मेरे लिए ही क्या, पूरी यूक्रेन की आर्मी के लिए साल ऐसा ही था। उस टाइम पर हमें मिशन दिया गया था। हमें एक ग्रुप को रेस्क्यू करके लाना था एक जगह से जहाँ पर पहले ही रशियन आर्मी ने अटैक कर दिया था। वहाँ पर हमारे कई साथी घायल मौजूद थे जिनकी मदद करके हमें बचा कर उन्हें लाना था। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि हमारी जो पैरामेडिक्स की टीम थी जो कि वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद थी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया और घायलों की अच्छे से मदद करी। जितने लोगों को हम बचा सकते थे उतने लोगों को हमने बचाया। अब बात थी वहाँ से वापस आने की। हमें वहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर मारियोपोल सिटी में जाना था, बट उससे पहले हमें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाना था जहाँ पर हमें अपनी यूनिट में से 2 लोगों को वहाँ पर छोड़ के आना था। और तब उस रास्ते में ही उन लोगों ने हम पर हमला करा। हम रोड के एक सेक्शन से गुजर रहे थे जहाँ पर दोनों साइड पर बस पेड़ ही पेड़ थे, और तभी दुश्मनों ने हम पर हमला करना शुरू कर दिया। मैं कहूँगा ये एक तरीके से रशिया का सेमी आर्मी ग्रुप है, या फिर जिसे SRG भी कहते हैं। उन लोगों ने पेड़ों के बीच में पहले से ही पोजीशन ले रखी थी, और जब हम उनके साइड से पास हुए तब उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। यहाँ प्रॉब्लम की बात ये थी, जिन टैंक्स में हम लोग जा रहे थे ये काफ़ी ज़्यादा पुराने थे, 80s के समय के, और उस टाइम पर उनके ऊपर 12.7 mm वाली मशीन गन की कंप्लीट फायरिंग हो रही थी। एक बात और, ये लोग थे बड़े प्रोफेशनल, क्योंकि इनका एक भी निशाना कभी भी हॉस्टेजेस की गाड़ी पे नहीं लगा, बस आर्मी की गाड़ी पर लगा। सिचुएशन को समझते हुए मैंने फ़ौरन ही मारियोपोल कांटेक्ट करा और वहाँ से जल्द इमीडिएट बैकअप मंगवाने को बोला, जो भी सबसे नज़दीक हो। इसी दौरान जो हमारे दुश्मन थे उनका कमांडर शायद काफ़ी ज़्यादा जल्दी में था, क्योंकि वो बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, और तब उसने थोड़ी ही देर में सबसे ज़्यादा खतरनाक हथियार इस्तेमाल करा
जो कि हम पर यूज़ किया जा सकता था उस टाइम पर। उसे हम लोग बम्बल भी बोलते थे। ये एक तरीके का रशियन फ्लेम थ्रोअर था जो कि काइंड ऑफ रॉकेट टाइप की गोली छोड़ता था। खौफ की बात यह थी कि अपने टारगेट को ये पल में धुआं कर देता था। इसके निशाने पर लगने के बाद इतना तेज़ धमाका और शॉकवेव आती थी कि वो आपको कई मीटर दूर से भी महसूस हो जाती। ये वेपन आर्म्ड व्हीकल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। हमारे 2 व्हीकल्स पर इस वेपन का डायरेक्ट अटैक हुआ और वो दोनों ही हमारी आंखों के सामने ही ब्लास्ट हो गए। मेरी प्लेटून के आधे लोग मेरी आंखों के सामने जलकर तड़पते हुए मर रहे थे। मैंने अपने ड्राइवर को तुरंत इंस्ट्रक्शन दिए कि हमें बस यहाँ से बाहर निकालो। यहाँ पर अगर आप में से किसी के माइंड में आ रहा हो कि हम लोग भागना क्यों चाहते थे, तो हमारा उनके सामने कोई चांस ही नहीं था। हमारे पास किसी भी तरह का थर्मल स्कैनर नहीं था जिससे हम उनको लोकेट कर पाते, बट उन्हें हमारी लोकेशन एकदम अच्छे से पता थी। वो लोग हमें मार डालने वाले थे। मेरे पास बस एक ऑप्शन बचता था कि मैं अपने आधे बचे हुए ज़िंदा लोगों को वहाँ से सुरक्षित बचा कर ले जाऊँ, और मैं उसी कोशिश में था। जितनी शांति से मैं अपनी गाड़ी को वहाँ से ले आ सकता था, उतनी शांति से हम वहाँ से जा रहे थे। तब हम पर बम्बलबी का अटैक हुआ। भगवान की कृपा ये थी कि ये अटैक डायरेक्ट हिट नहीं था, बल्कि एक साइड हिट था। बट व्हीकल का पीछे वाला हिस्सा अब जलने लगा था और धीरे धीरे व्हीकल का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। मुझे पता था अगर हम गाड़ी के अंदर रहेंगे तो हमारा मरना तय है। मुझे अब ये तो याद नहीं कि हम कैसे कितने परेशानी के साथ बाहर निकले, बट हम बाहर थे। मुझे याद है बस मेरा चेहरा आग में झुलस रहा था बहुत बुरी तरीके से। मेरे बॉडी पर आज भी 2nd और 3rd डिग्री बर्न्स के निशान हैं। हम लोग एक ट्री लाइन के बीच में घुसे और वहाँ से छुपते छुपाते आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। हमने सोचा था कि वहाँ पर जो हमें थोड़ी सी छुपने की जगह दिख रही है वहाँ हम छुप जाएंगे, कम से कम तब तक के लिए जब तक हमारा बैकअप वहाँ पर नहीं आ जाता। तब एक पल में सब कुछ बदल गया। वहाँ पर अचानक से बिल्कुल शांति छा गई। इतनी शांति जो कि उस टाइम पर वहाँ पर होनी इम्पॉसिबल थी। एक पल के लिए तो हमने सोचा कि शायद हमारा बैकअप वहाँ पर आ चुका है, बट जब मैंने मुंह उठाकर देखा तो वहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था। और तब हमने इस बात को महसूस करा कि हमारा बैकअप वहाँ पर नहीं आया है। हम में से कोई नहीं समझ पा रहा था कि आखिर बात क्या है और एकदम से हुई शांति का कारण क्या था। पर फिर एकदम से ये शांति भंग हुई और तब हमें एकदम से तेज से चिल्लाने की और एकदम से ही बहुत तगड़ी गन फायर की आवाज़ सुनाई दी। बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैरानी की बात थी कि गन फायर की आवाज़ हमारे पीछे की साइड से आ रही थी, बिल्कुल अपोजिट साइड से। हमने तुरंत ही डरते डरते पेड़ों के पीछे सहारा लिया, ये सोचकर कि अब हमें आसपास से गोलियां निकलते हुए महसूस होंगी। बट ऐसा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि अब वो हम पर तो गोलियां नहीं चला रहे हैं। कम से कम हम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे और सोच रहे थे कि आखिर उस जगह पर चल क्या रहा था। लगभग 10 सेकंड के बाद चिल्लाने की आवाज़ें बंद हो गई और अब एक बार फिर से कुछ इस कदर शांति छा गई जिसके बारे में मैं आपको शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था हमें कि मानो रशियन सोल्जर्स पे किसी ने अटैक कर दिया था। बट वो हमारा बैकअप तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि हमारी बैकअप टीम को आने में वहाँ पर लगभग 20 मिनट और लग गए। हमारे बैकअप के आने तक हम लोग वहीं पर छुपे रहे। जब हमारा बैकअप आया तो ये बात देखकर हमें हैरानी हुई कि दुश्मनों की तरफ से बिल्कुल भी विरोध नहीं करा गया, ना ही वहाँ से कोई फायरिंग हुई। हर जगह पर अभी भी शांति छाई हुई थी। हमें अब लगा कि शायद वो लोग वापस चले गए हों, बट नहीं, ऐसा नहीं था। जब हम लोग पीछे की तरफ बढ़ने लगे तब हमने उन सबको देखा। 17 के 17 सोल्जर अपनी उसी पोजीशन पर थे अब भी, बट सब के सब मरे हुए। हम सभी लोग उनकी बॉडीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। कुछ लोगों ने वहाँ के आसपास के एरिया में सर्च ऑपरेशन चलाया, किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट या फिर इंटेल को खोजने के लिए,
जो कि हमारे काम आ सके, या फिर हमें एटलीस्ट अंदाज़ा मिल जाए कि उन्हें किसने मारा। उनमें से हर एक लाश के ऊपर कम से कम 10 से 20 गोलियों के निशान थे, वो भी सब के सब पूरी बॉडी पर। कहीं भी जिस तरह से उनकी पोजीशन थी और उनके जैसे हथियार थे, बस एक रीज़न जो कि हमें समझ में आ पा रहा था वो ये कि उन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर ही गोली चलाना शुरू कर दिया। पर क्यों? इस घटना के पीछे का कोई भी ऑफिशियल कारण नहीं पता। जैसा कि मैंने आपको बताया, 2015 वैसे भी काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस का साल था, तो हम लोगों को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी कि हमारे दुश्मनों को किसी ने मार डाला। बट मेरे चेहरे पर आज भी वो 2nd और 3rd डिग्री के बर्न मार्क्स हैं, और जब भी मैं इन निशानों को देखता हूँ अपने शरीर के ऊपर, मेरे मन में यही सवाल आता है कि आखिर वो सब लोग कैसे मरे। एकदम से ऐसा क्या हुआ कि उन लोगों ने एक दूसरे को ही मारना शुरू कर दिया। ये काफ़ी ज़्यादा रहस्यमय और उलझा हुआ सवाल था अपने आप में, और उसका कोई भी जवाब किसी के पास नहीं था, या कम से कम मेरे पास तो नहीं था। जब हमने उस जगह की तहकीकात करी थी तो वहाँ पर हमें किसी भी तरह के एक्स्ट्रा फुटप्रिंट्स या फिर गन वाउंड्स नहीं मिले। किसी ने भी उनको उनकी और हमारी लड़ाई के बीच में आकर नहीं रोका था, ये बात भी कन्फर्म थी। इसके अलावा हमने एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी रिकवर करा था उनके कमांडर के पास से, जिसमें उनका भागने का 2nd प्लान था, या जिसे आप एक्सट्रैक्शन प्लान कह सकते हो। बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो हम लोगों को पहले ही बुरी तरीके से हरा चुके थे और वो आराम से उस सिचुएशन को जीत रहे थे। हमारा बैकअप हमसे काफ़ी दूर था और वो लोग हमको मुश्किल से 5 से 10 मिनट में पूरी तरह ख़त्म कर सकते थे। इसके बाद वो आराम से भाग भी जाते, तब भी बैकअप उनका पीछा नहीं कर पाता। इसके अलावा ऐसी कोई भी प्रॉब्लम उनके साथ नहीं थी कि उनके पास एमो कम थी या फिर और कुछ। उनके पास इतनी एमोनिशन थी कि वो दिन भर हमें लड़ाई में बिजी रख सकते थे। इसके अलावा उनके पास 2 और बम्बल बी वेपन्स भी थे, जो कि वो कभी भी हम पर यूज़ कर सकते थे। और यहाँ पर यह बात आपको बता दूं कि रशियन सोल्जर्स काफ़ी अच्छी तरह ट्रेंड होते हैं और उनको काफ़ी कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर कभी किसी सिचुएशन में उनको अपनी जान देनी हो तो ये तरीका गोलियां चलाकर तो बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि उन्हें ग्रेनेड्स की मदद से सुसाइड करने का ट्रेनिंग मिलता है। बस एक चीज़ जो कि हमें समझ में आ पा रही थी इसके पीछे का कारण, वो ये कि शायद उन्हें कहीं से ऑर्डर मिला था जिसे वो अंधों की तरह फॉलो कर रहे थे। बट ये मानना भी बहुत मुश्किल था। आपको क्या लगता है यूक्रेन में क्या हुआ था और वहाँ पर आखिर क्या हो रहा है? आरव अभी कुछ दिनों पहले ही इस नए घर में शिफ्ट हुआ था, क्योंकि उसकी जॉब वहाँ उस शहर में लगी थी। नया शहर था, वो अकेला आया था। फिर उसे सोच रखा था कि पहले सेटल हो जाऊं, फिर बाद में परिवार को यहाँ पर बुला लूँगा। उसने पहले बार रहने के लिए घर रेंट पर लेने के लिए सोचा तो पहले धर्मशाला में रुका। 2 दिन बाद जॉब पर उसकी पोस्टिंग थी। वो धर्मशाला पर जाकर फिर फ्रेश होकर निकल गया अपने घर की व्यवस्था करने के लिए। फिर वो एक रियल एस्टेट ब्रोकर से मिला। ब्रोकर ने उसे बहुत सारे घर की लिस्ट दिखाई, पर उसे कोई घर पसंद नहीं आया और कोई घर उसके बजट में भी नहीं आ रहा था। फिर उसे एक घर पसंद आ गया और वो उसके बजट में भी फिट था। उसके लिए वो हर एंगल से परफेक्ट लग रहा था। आरव ने वो घर रेंट पर लेने का सोचा तो उसने ब्रोकर से कहा, ये डन रखते हैं, ये मेरे लिए सही है। क्या? ये घर? लगता है आप इस शहर में नए हो। वो हैरानी के साथ बोला। क्यों, क्या खराबी है इस घर में? वो यहाँ पर क्या? वहाँ पर कुछ है, वो धीरे से बोला। क्या है? वो भी ब्रोकर की नकल करते हुए बोला। अरे कुछ समझ में नहीं आता। कुछ मतलब यहाँ जो कोई रहने वाला आता है 2 महीने से ज़्यादा नहीं रह पाता। क्यों? यहाँ जो आता है उसे कुछ ना कुछ अजीब अनुभव होता है। ये घर पूरे शहर में फेमस है। इसके भूतिया होने की बात करते हैं लोग, इसी वजह से फेमस है। अरे ये सब पता है मुझे, ये तुम ब्रोकर लोगों की फंसाने वाली बात है। किफ़ायती सौदा छोड़ के तुम अपना फ़ायदा देखते हो। मैं इस शहर में नया आया हूँ तो मुझे बनाने की कोशिश कर रहे हो।
ये घर आरव को बहुत पसंद आ गया था, क्योंकि ये उसके लिए मानो एक बेस्ट डील थी। ये उसके बजट में भी था और उसके घर की जगह ना तो बहुत बड़ी थी ना ही छोटी। वो घर एक आदमी के लिए रहने के लिए बहुत ज़्यादा सही था। उसने मन ही मन पूरा गणित लगा लिया था। एक तो घर का रेंट बहुत कम था और उसकी पोस्टिंग भी अच्छी गवर्नमेंट जॉब में थी, तो उसकी सैलरी बढ़िया थी। इसीलिए उसने पूरा हिसाब मन ही मन लगा लिया। अगर मेरी सैलरी इतनी है तो मैं अगर हर महीने पापा को इतने भेजता हूँ तो अकेला रहने वाला ज़्यादा से ज़्यादा मेरा कितना खर्चा होगा, खाने पीने का और आने जाने का। तो अगर मैं हर महीने इतने रुपए सेविंग अकाउंट में डालता हूँ तो मुझे 3 साल में इतने पैसे हो जाएंगे कि मुझे लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस घर का भाड़ा भी बहुत कम है। चलो यही डन करते हैं। अरे कहाँ खो गए सर? मैं तो अभी आपको सलाह देता हूँ, कोई और घर ले लो, वरना मुझे क्या, रहना आपको है, भुगतना आपको ही पड़ेगा। उसमें मेरा कुछ नहीं जाता। हाँ हाँ ठीक है, डन कर लो। मेरी बात मानो। देखो मुझे यही घर चाहिए, क्योंकि यहाँ रेंट बहुत कम है और मेरी सेविंग्स अच्छी होंगी यहाँ पर। ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। पर क्या? ध्यान से रहना। आरव को कुछ ठीक से सुनाई नहीं पड़ा। क्या बोला आपने? कुछ नहीं, चलो तो मैं घर दिखाता हूँ। इतना कहते हुए उसने ऑफिस की अलमारी में से उसने उस घर की चाबी निकाली और जेब में रख दी, और फिर वो दोनों ब्रोकर की ऑफिस से वो घर देखने के लिए चले गए। वो लोग वहाँ पर पहुँचे। ये घर पुराना लग रहा था और वो घर ऐसा लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा जर्जर था। उस पर थोड़ा सा काम करके उसे वापस से बस रहने लायक बनाया गया था। ब्रोकर ने अपने जेब में से चाबी निकाली और दरवाज़ा खोला। आरव और वो ब्रोकर घर के अंदर गए और वो ब्रोकर आरव को पूरा घर दिखाने लगा। वो ब्रोकर घर दिखाते हुए थोड़ा झिझक रहा था और उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वो वहाँ से उस घर को दिखाकर जल्दी से निकलना चाहता था। उतने में उसकी नज़र एक कोने में एक दरवाजे पर गई और उसने ब्रोकर से पूछा, ये दरवाज़ा किस लिए? मतलब ये कौन सा कमरा है? वो स्टोर रूम है और एक तलघर भी है, उसने गंभीर स्वर में कहा। मतलब वो घर के लेवल या घर की सतह के साथ नहीं, वो घर के लेवल से थोड़ा नीचे है और वो नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं। मतलब इन शॉर्ट वो एक तलघर जैसा स्टोर रूम है। ओके चलो ठीक है। फिर वो दोनों वापस ब्रोकर के ऑफिस आ गए और आरव ने अपना आधार कार्ड जमा करवा दिया। फिर आरव वहाँ से निकल गया और धर्मशाला में जाकर सो गया। अगले दिन शाम को आरव ब्रोकर के ऑफिस पर आया। तो मेरा रेंटल एग्रीमेंट कहाँ है? 1 सेकंड रुको, मैं एडवोकेट को कॉल करता हूँ और साथ में पावर ऑफ अटॉर्नी को भी कॉल करके बुला लेता हूँ। पावर ऑफ अटॉर्नी? क्यों, मकान के मालिक यहाँ नहीं रहते? नहीं, वो यहाँ नहीं रहते, क्योंकि जैसे ही वो कुछ बोलने आता आरव ने उसकी बात काट दी। ओके, ज़्यादातर मालिक लोग ऐसा ही करते हैं, घर रेंट पर छोड़ देते हैं और ख़ुद कहीं बाहर चले जाते हैं। फिर एडवोकेट रेंटल एग्रीमेंट लेकर आ गए और फिर पावर ऑफ अटॉर्नी भी आ गए। फिर आरव और वो रेंटल एग्रीमेंट पर साइन कर दिए और ब्रोकर ने आरव को घर की चाबी दे दी और उसे मकान मालकिन का खाता नंबर दिया हर महीने रेंट जमा करवाने के लिए। अगले दिन आज आरव की जॉब का पहला दिन था। वो सवेरे ही तैयार होकर जॉब पर चला गया। फिर जब वो जॉब से वापस आया तो उसने एक छोटा हाथी किराए पर ले लिया और फिर उसने अपना सामान उस घर में शिफ्ट करवा लिया। और फिर वो सामान शिफ्ट करने के बाद अपने घर का सामान सेट करने लगा। सामान सेट करते करते वो थक गया था, तो उसने सामान में से ही अपना गिटार निकाला और अपना गिटार वो बजाने लगा। गिटार बजाते बजाते वो उसी में मग्न हो गया था। उसे गिटार का बहुत शौक़ था। फिर जैसे ही उसने अपना गिटार बजाना बंद करा, घर में एकदम से ही तालियों की गूंज उठ गई। आरव जोश में बोल पड़ा, थैंक यू। पर वो तो घर में अकेला था। उसने गौर करा कि ये आवाज़ स्टोर रूम से आई थी। वो आवाज़ धीरे धीरे ऐसी हो रही थी जैसे कोई लकड़े पर सिर पटक रहा हो। पहले तो उसे अजीब लगा, पर बाद में उसने जब आवाज़ जहाँ से आई यानी स्टोर रूम में देखा तो आरव हॉस्पिटल में उठा था।
उसने डॉक्टर से पूछा, मैं यहाँ कैसे? तुम एक दिन से बेहोश थे। एक रात पहले तुम जोर से चिल्लाते हुए घर से बाहर निकल गए और छत पर चढ़ गए। वहाँ से बस तुम कूदने ही वाले थे, वो तो आसपास के लोगों ने तुम्हें बचा लिया। वहाँ उस घर में जो कोई भी आज तक रहने आया है उसके साथ ऐसा ही होता है। हाँ, इससे पहले कि तुम पूछो मैं तुम्हें बता देता हूँ। थोड़े साल पहले की बात है, जब इस घर के मालिक यहाँ रहते थे, तब एक बार उनके घर में आग लग गई थी। उनके परिवार में 3 लोग थे। उनका बेटा विदेश में रहता था। जब आग लगी तो मकान की मालकिन, उनका नाम था परमीला ठाकुर, वो बचकर निकल गए। पर घर के मालिक सूर्यवीर ठाकुर उसी हादसे में जलकर मारे गए। इस हादसे का सदमा परमीला जी सहन ना कर सकी और उन्होंने भी आत्महत्या करने की कोशिश करी, पर उनका बेटा उन्हें बचाकर विदेश ले गया। उस हादसे के बाद से ही यहाँ पर अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। उनके बेटे संदीप ठाकुर ने उस घर को तुड़वाकर नया घर बनवाने का सोचा, पर प्रमीला जी ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि ये उनका खानदानी घर था। तो फिर संदीप ठाकुर ने उस घर की मरम्मत करवा के उसे रेंट के लिए रख दिया। पर ये सब आपको कैसे पता? ये कहानी पूरे शहर में सबको पता है, और उस घर के भूतिया होने के किस्से भी। और उस घर के सबसे नज़दीकी अस्पताल यही है। तुम अकेले नहीं हो जिसके साथ ऐसा हुआ है। तुम्हारे जैसे कई केस आए हैं यहाँ पर। सबके साथ कुछ ना कुछ अजीब अनुभव होता है। आरव ये सुनकर बस चुप हो गया और सोचने लगा। आपने भूतिया ट्रेन या बस आदि के बारे में तो सुना होगा, लेकिन मैंने सोचा कि किसी अनोखी चीज़ के बारे में बताऊं। और तब मुझे एक घटना के बारे में याद आता है, जो कि मेरे एक दोस्त के साथ घटी थी। ये घटना है भूतिया हवाई जहाज़ के बारे में। चलती ट्रेन या बस से तो बच सकता है कोई भी, लेकिन हवाई जहाज़ से कैसे बच पाएगा? इसीलिए इस अद्भुत और डरावनी कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरी उस दिन अहमदाबाद में मीटिंग थी और मैं बेंगलोर में रहता था। मैं उस दिन सुबह की फ़्लाइट लेकर अहमदाबाद पहुंच गया। करीब 10 बजे के आसपास अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर मैं खड़ा था। मेरी मीटिंग 12:30 बजे की थी और ये मीटिंग 4 बजे तक चलने वाली थी। वैसे मैं बेंगलोर की कंपनी की ब्रांच में मैनेजर था और हमारी कंपनी काफ़ी जानी मानी थी। हमारी कंपनी टीवी मैन्युफैक्चर करती थी और पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करती थी। हमारी कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी थी। तो मुझे हमारी कंपनी की अहमदाबाद वाली ब्रांच में मीटिंग के लिए जाना था, एक नए प्रोजेक्ट के लिए। मेरे पास मीटिंग से पहले 2 घंटे थे। घर से मैं काफ़ी जल्दी निकल गया था, तो मैंने एक होटल में रूम बुक कर लिया और पहले मैं फ़्रेश हुआ। फिर मैं नाश्ता कर लिया और अब मीटिंग में लगभग पौना घंटा बाकी था। जहाँ मेरी मीटिंग थी वहाँ तक का रास्ता 30 मिनट का था। तो मैं होटल से चेकआउट करके निकल गया और समय पर मैं वहाँ पहुँच गया और फिर मीटिंग शुरू हो गई। उसके निर्धारित समय यानी 4 बजे तक मीटिंग ख़त्म हुई और अब मुझे वापस बेंगलोर जाना था। लेकिन मैंने वापसी की टिकट नहीं बुक करी थी, तो मैंने सोचा कि ऑन द स्पॉट मोबाइल पर ऑनलाइन टिकट बुक कर लेता हूँ। मैंने फ़ोन निकाला और बुकिंग साइट पर देखा तो सारी बेंगलोर जाने वाली फ़्लाइट्स उस दिन के लिए बुक थी। लेकिन लिस्ट में आखिर में एक फ़्लाइट थी और उसमें केवल एक सीट खाली थी और वो भी बेंगलोर ही जा रही थी। बीच में उसका कोई स्टॉप नहीं था। वो फ़्लाइट 2 घंटे और 12 मिनट की फ़्लाइट थी बस। मैंने वो बुक कर दी, लेकिन उस फ़्लाइट के बारे में कुछ तो अजीब था, क्योंकि ये फ़्लाइट बस उस दिन ही थी और उसका शेड्यूल वापस दोबारा से कब था, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मुझे नहीं दिखी। पर डूबते को तिनके का सहारा, वहाँ अहमदाबाद में एक दिन रुकने से अच्छा था कि मैं शाम तक अपने घर पहुँच जाता। और एक बात जो मैंने नोटिस करी थी, जैसे कि उस फ्लाइट की टाइमिंग और मेरी मीटिंग ख़त्म होने की टाइमिंग बहुत मैच कर रही थी। ये बस एक इत्तेफाक था या कुछ और, मेरे मन में एक पल को आया, बट फिर मैंने इसे जाने दिया। मैं एयरपोर्ट पर समय से पहुंच गया और मैंने देखा कि उस टाइम पर एयरपोर्ट पर एक ही विमान खड़ा था। वैसे तो अहमदाबाद जैसे बड़े शहर में तो एयरपोर्ट कभी खाली नहीं होता,
कुछ तो अजीब था ना। मैंने चेक इन करा और फिर एयरपोर्ट पर 1 घंटा बैठा और उस दौरान मैंने कुछ खा भी लिया। उस एयरपोर्ट पर मुझे कोई नहीं दिख रहा था सिवाय एयरपोर्ट के स्टाफ के, और ये सच में काफ़ी अजीब था क्योंकि अहमदाबाद जैसे बड़े शहर में रोज़ बहुत लोग आते हैं और हवाई यात्रा करते हैं। फिर मैंने अपना बोर्डिंग पास दिखाया और मैं फ़्लाइट पर जाकर अपनी सीट पे बैठ गया। पूरी फ़्लाइट खाली थी, लेकिन धीरे धीरे लोग आने लगे और पूरी फ़्लाइट भर भी गई। करीब 6 बजे के आसपास फ़्लाइट का टेक ऑफ हुआ और एयर होस्टेस ने अनाउंस करा कि मौसम एकदम साफ़ है। आशा करते हैं आपकी यात्रा शुभ हो। फ़्लाइट के टेक ऑफ के बाद लगभग आधे घंटे के बाद अचानक सब लोग खड़े हो गए और सभी लोग एक तरफ देखने लगे। अजीब बात थी कि कोई कुछ भी नहीं कर रहा था, ना उनके चेहरे पर किसी तरह का कोई एक्सप्रेशन था, मानो वो सभी कोई जिंदा लाश हो। 10-15 मिनट तो वो लोग ऐसे ही खड़े रहे, बिना हिले डुले या बिना कोई प्रतिक्रिया करे। मुझे डर तो लग ही रहा था, परंतु डर से ज़्यादा मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे इस अजीब सी सिचुएशन को लेकर। मैं हैरान था कि ये सब लोग एक साथ ऐसे जिंदा लाश की तरह क्यों खड़े थे और क्यों सब एक ही दिशा में से एक साथ घूर रहे थे। फिर वो सब एकदम से मेरी ओर घूम गए और मुझे घूरने लगे। मैं घबरा गया। मैंने कहा, आप सब मुझे क्यों देख रहे हैं? बट किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं भागकर कैबिन क्रू के रूम में गया जहां विमान का स्टाफ और एयर होस्टेस थे। मैं वहाँ पर जो देखता हूँ उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर भी जो लोग थे किसी जिंदा लाश की तरह मुझे घूर रहे थे। वो लोग भी बिल्कुल नहीं हिल रहे थे। मैं बहुत डर गया और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैं भागता भागता हाफता हुआ कॉकपिट में गया और वहाँ पर जो मैंने देखा उसे देखकर तो मैं स्तंभित हो गया। वहाँ पर दोनों पायलट भी बाकी लोगों की तरह खड़े थे और हिले डुले बिना किसी रिएक्शन दिए वो मुझे घूर रहे थे और मेरी तरफ बढ़ रहे थे, मानो कोई जिंदा लाश हो। प्लेन खुद से उड़ रहा था बिना पायलट के कंट्रोल के, और मैंने देखा कि विमान में ईंधन भी नहीं था, बट फिर भी वो उड़ रहा था। फिर मैं भागकर बाहर आया तो मैंने देखा कि फ्लाइट पर सब लोग मेरी ओर बढ़ रहे हैं और वो लोग बिल्कुल धीरे धीरे पारदर्शी से हो रहे थे और मैं उनके आर पार देख पा रहा था, मानो उनका शरीर कहीं हवा में वाष्पित हो रहा था और उनकी केवल आत्मा ही बची हो। वो सब मेरी तरफ बढ़े जा रहे थे। मैं उन सब के आर पार देख सकता था। उन सब ने मुझे घेर लिया और मुझ पर हमला कर दिया, मानो वो आत्माएं या जो कुछ भी थे वो मानवीय मांस और खून के लिए तरस रहे थे। ये जो कुछ भी हो रहा था ये सब बहुत ही भयानक था। ये बात 5 साल पहले की है। बात है जब एक नई एयरलाइन कंपनी खुली थी और ये उसकी पहली फ़्लाइट थी। उन्होंने अपनी फ़्लाइट में सबके लिए 30% डिस्काउंट रखा था। ये फ़्लाइट मुंबई से सऊदी अरेबिया जा रही थी। कुल मिलाकर ट्रैवल टाइम 4.5 घंटे का था। वो फ़्लाइट दोपहर के 4 बजे टेक ऑफ हुई, लेकिन टेक ऑफ के करीब 1 घंटे के बाद एक पक्षी उड़ता हुआ विमान के इंजन से टकरा गया और मानो वो पक्षी स्वयं यमराज का रूप लेकर आया था। इंजन में से आर पार होने के बाद उस पक्षी के हज़ारों टुकड़े हो गए, लेकिन उस फ्लाइट का इंजन फेल हो गया और वो फ्लाइट आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। ये फ्लाइट इसी के साथ अरब सागर में कहीं क्रैश हो गई। ये सब इतना जल्दी हुआ कि एक पल में मानो सब कुछ ठीक था और अगले ही पल सब कुछ बर्बाद हो गया। अचानक इस तरह का हादसा होने की वजह से यात्रियों की आत्माएं, उनका शरीर ये दुनिया छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। क्रैश के बाद गवर्नमेंट की रिस्पांस टीम ने उस फ्लाइट के मलबे को ढूंढने की काफ़ी कोशिश करी, बट उस विमान का मलबा नहीं मिला, ना ही कोई यात्री का मृत शरीर। उन्होंने पूरे अरब सागर में जितना वो खोज सकते थे उतना खोजा, लेकिन उस फ्लाइट या फिर उसके यात्री का नामो निशान तक ना मिला। आखिर वो विमान और उसके यात्री गए कहाँ थे? पर अब आप लोग सोच रहे होंगे कि
मुझे इस विमान की कहानी कैसे पता है? तो ये विमान जो अरब सागर में कहीं क्रैश हो गया था, वो अब भूतिया विमान बन गया था और सारे यात्रियों की आत्मा उस विमान पर भटक रही थी। उन्होंने पूरा विमान अपने वश में कर लिया था और अब विमान बिना ईंधन के उड़ता था और वो आत्माएं अब खून की प्यासी थी और अब भूख की आत्माएं अपनी प्यास बुझाने के लिए शिकार ढूंढ रही थी। जैसे मैं उस दिन अहमदाबाद से बेंगलोर जाना चाहता था और मुझे फ़्लाइट नहीं मिल पा रही थी, तो उन आत्माओं ने जाल बिछाया और मुझे फंसा लिया। और उन आत्माओं ने ऐसा जाल बिछाया था कि जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तब मैं एक सीधा दूसरी दुनिया में पहुंच गया था। जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तब ना मैं किसी को देख पा रहा था और ना कोई मुझे देख पा रहा था। मतलब हकीकत में वहाँ पर एयरपोर्ट पर बहुत लोग थे और भीड़ भी थी, लेकिन ना मैं उन्हें देख सकता था और ना वो लोग मुझे। ये बस एक आंखों का छलावा था और वो विमान सिर्फ मुझे दिख रहा था, मानो मैं वहाँ था और अभी नहीं। यह आत्माओं का रचाया हुआ माया जाल था और वो आत्माएं बहुत ताकतवर थी, क्योंकि एक नहीं बल्कि अनेक आत्माएं थी। उनमें कुछ प्लेन क्रैश वाली आत्माएं और कुछ उन लोगों की आत्माएं थी जिन्हें उन्होंने अपना शिकार बनाया था। मैं निकला था घर से मीटिंग के लिए, वापस बेंगलोर जाने के लिए, लेकिन फंस गया उस भूतिया विमान में। मुझे ये सब कहानी तब पता चली जब मैं वहाँ से बचकर निकल गया। आप सोच रहे होंगे कि हवा के बीच उड़ते हुए विमान में भूखी आत्माओं से मैं कैसे बच गया, पर मैं वहाँ से बच गया था, लेकिन सिर्फ मेरा शरीर ही बचा था। मेरी आत्मा उन लोगों के साथ उस विमान में कैद हो गई। यानी कि अब मैं भी उन्हीं लोगों की तरह उस भूतिया विमान का एक भूत बन गया था। ये थी मेरी ज़िंदगी की अत्यंत भयावह यात्रा और ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी यात्रा भी थी। और मैं भी उन लोगों के साथ उस भूतिया विमान में भटकता हूँ। 4 दिन बाद निश्चय ने अभी अभी अपनी बैचलर्स की डिग्री ली थी और उसका जॉब इंटरव्यू था। वो अपने जॉब इंटरव्यू के लिए चेन्नई से मुंबई आया था और उसने इंटरव्यू दे भी दिया, बट अब उसको वापस जाना था और उसने चेक करा तो सारी फ़्लाइट्स ऑलरेडी बुकड थी, लेकिन एक फ़्लाइट में एक सीट खाली थी और उसने वो फ़्लाइट तुरंत बुक कर दी। अब वो मोहरा आत्माओं के माया जाल में फंस गया था। उन्हें एक और नया शिकार मिल गया था। ये भूतिया विमान और उसके द्वारा करे जाने वाले शिकार का सिलसिला चलता ही रहेगा। उन आत्माओं ने पहले भी बहुत सारे लोगों को फंसाया और आगे भी अपने प्यास के लिए फंसाती रहेंगी। इन आत्माओं को कभी शांति नहीं मिलेगी और ना ही कभी मिटेगी इनकी भूख। क्या अपना क्या पराया, आखिर हम सब इंसान हैं, तुच्छ से इंसान जो कि सृष्टि का बस एक छोटा सा हिस्सा है। कुदरत के सामने किसी की भी नहीं चलती। जो होना है वो होकर रहता है और उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता आप कितने प्रख्यात हो या कितने कुख्यात। आपकी सत्ता, आपकी पोजीशन, आपका वैभव, किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हिसाब नहीं होता कि आपके पास नोट है। हिसाब ये होता है कि कितने अच्छे या कितने बुरे कर्म हैं आपके। सारी ही सुंदरता है। ये मत समझना कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। सारी ज़िंदगी संपत्ति के पीछे लगाई, पर ये याद रखना, तुम भ्रष्टाचारी लोगों को रिश्वत देकर अपना काम निकलवा सकते हो, पर यमराज को कैसे दोगे रिश्वत? ऐसा नहीं है कि हमें कमाना नहीं चाहिए या धन के लिए मेहनत नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम पैसे हमारे जीवन के लिए कमाते हैं, ना कि हमारा जीवन पैसे के लिए होता है। मेरा नाम राजीव, मेरा जन्म भारत के गुजरात में हुआ था। मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा वहीं से प्राप्त करी और फिर मुझे मेरी मेहनत और मेरी महत्वाकांक्षा की वजह से लंदन में जाने माने महाविद्यालय में दाखिला मिल गया और फिर मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई। अब मैं आपको कहने जा रहा हूँ मेरे जीवन की एक ऐसी घटना जिसने मुझे चौंका कर रख दिया और मेरी आंखें भी खोल दी। एक दिन की बात है जब मैं रविवार को दोपहर में थोड़ी ताज़ा हवा लेने के लिए टहलने के लिए निकला था। उस घटना ने
मुझे आजकल के ज़माने का सत्य बता दिया और ये हकीकत है कि ज़्यादातर जगहों पर और लोगों में ऐसा वाद विवाद होता है। तो मैं टहल रहा था, घर से निकले करीब आधा घंटा मुझे हो गया था। मैं चल रहा था और अपने आसपास की चीज़ों को देख रहा था। तभी चलते चलते मेरी नज़र सड़क के किनारे फुटपाथ पर एक बेंच पर खिंची चली गई। मैंने देखा कि उस बेंच पर एक माँ जी बैठी थी। उनके कपड़े देखकर लग रहा था कि वो किसी अच्छे घर से थी। देखने से उनकी उम्र कोई 65 से 70 साल लग रही थी। मैंने उनको थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करी, पर पता नहीं ना जाने क्यों मैं उनके पास चला गया। एक अलग ही तरह का आकर्षण मुझे उनसे हुआ। वो उस बेंच पर दोपहर की तपती धूप में अकेले बैठी थी। उनके चेहरे पर उदासी और अकेलापन दिख रहा था। मैं उनके पास गया और मैंने पूछा, हेलो आंटी, आर यू ओके? क्या मैं आपको किसी तरह मदद कर सकता हूँ? नथिंग, कुछ नहीं बेटा, पूछने के लिए शुक्रिया। इतना कहते ही उनकी आंखों में आंसू झलक गए। आप रो क्यों रही हैं? वो माँ जी हल्के स्वर में रोते हुए बोली, कुछ नहीं। उन माँ जी के साथ वार्तालाप के दौरान बाजू की बेंच पर एक कपल बैठा था। पता नहीं पर उस कपल में दोनों मुझे बड़े अजीब तरीके से घूर रहे थे। वे लोग मुझे आश्चर्य और संदेह भरी नज़रों से देख रहे थे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं उनको इग्नोर करते हुए अपने वार्तालाप को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे पता है कि मुझे आपके निजी मामलों में दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको कोई मदद की ज़रूरत होगी तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी मदद मैं कर सकूँ। अगर आप मुझे बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। उन माँ जी ने हल्की गर्दन हिलाते हुए हामी भरी। वो बाजू वाले बेंच पर बैठे लड़का लड़की अभी भी मुझे घूर रहे थे। यदि आप मुझे नहीं बताना चाहते तो ये आपकी मर्ज़ी है। जैसे कि मैंने देखा कि आप इस तपती धूप में यहाँ अकेली और उदास बैठी थी, मैंने सोचा कि शायद आपको कुछ मदद चाहिए होगी। एक सेकंड रुकिए। इतना कहते ही मैं पास की एक दुकान पर गया और उनके लिए मैंने पानी की बोतल खरीद कर मैं वहाँ से वापस आ गया। ये लीजिए, बहुत ज़्यादा गर्मी है, पानी पीजिए और ख़ुद का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। फिर मैं वहाँ से चला गया। जैसे ही वहाँ से जा रहा था तब उन माँ जी की हल्की बड़बड़ाहट मेरे कानों में पड़ी। वैसे कुछ साफ सुनाई नहीं दिया, पर जो मैंने सुना उसे सुनने के बाद मेरा दिल भर आया। वो कह रही थी कि मानवता अभी ख़त्म नहीं हुई है। जैसे मैं वहाँ से जा रहा था, 1-2 सेकंड बाद मुझे पता चला कि मेरा बटुआ वहीं गिर गया। तो पहले तो मेरी नज़र नीचे गई। मेरा वॉलेट ढूंढते हुए मैंने देखा कि मेरा वॉलेट वहीं पास की दुकान के पास पड़ा था जहाँ मैंने उन माँ जी के लिए पानी लिया था। फिर मेरी नज़र उस बेंच पर गई जहाँ पर वो माँ जी बैठी थी। वो बेंच अब खाली बैठी थी। अरे, अभी 2 सेकंड पहले तो यहीं बैठी थी, कहाँ चली गई? फिर मैंने कुछ देर अपनी नज़रें आसपास घुमाकर उन्हें ढूंढने की कोशिश करी, बट वो नहीं दिखी। इतनी जल्दी कहाँ चली गई? और अगर कहीं जा ही रही थी तो जाते हुए नज़र में तो पड़ती, अचानक से कैसे गायब हो गई? फिर मैंने उन कपल को देखा जो बाजू वाली बेंच पर बैठे हुए थे और अब भी मुझे अजीब और हैरानी भरी नज़रों से देख रहे थे। वो दोनों वहाँ पर कब से बैठे थे, इसलिए शायद उन्हें कुछ पता हो। इसी उम्मीद में मैं उनके पास गया। उस कपल में से वो जो लड़की थी, मुझे देखते हुए वो बोली, देखो पागल हमारी तरफ आ रहा है। यहाँ वो लड़की मेरा जिक्र कर रही थी और वो मुझे पागल या साइको क्यों कह रही थी ये तो मुझे भी नहीं पता था। उस कपल में से वो लड़का बोलता है, मैं देख लेता हूँ, टेंशन मत लो। मैं उनके पास पहुँचा और मैंने उनसे पूछा, क्या आप जानते हैं यहाँ एक बूढ़ी माँ जी बैठी थी, वो कहाँ गई? क्योंकि अभी तो वहीं बैठी थी। वो दोनों मुझे हैरानी से देख रहे थे और वो दोनों पक्का ही मुझे पागल समझ रहे थे। वो लड़का बोला, वहाँ पर कोई नहीं बैठा था। क्या आपको पक्का पता है? उस कपल में से वो लड़का बोला, हाँ, हम यहाँ पर करीब 1 घंटे से बैठे हैं और यहाँ पर इस बेंच पर कोई नहीं बैठा तुम्हारे अलावा।
ये बात सुनकर ऐसा लगा कि मानो मैं अभी चक्कर खाकर गिर जाऊंगा, पर मैंने खुद को संभाला। फिर मैं वहाँ से घर गया और मैंने इस घटना के बारे में बहुत सोचा। शायद उनको थोड़े से प्यार की ज़रूरत थी। शायद ये प्यार उन्हें जीते ही नहीं मिलता था, इसीलिए वो मरने के बाद भी इस कदर परेशान थी। शायद कभी किसी ने उन्हें प्यार के भाव से याद ही नहीं करा। शायद उनको सहानुभूति की ज़रूरत थी। ऐसा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि हर एक जगह देखने को मिलता है। बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, फिर बड़े होने के बाद माँ बाप बच्चों को बोझ लगते हैं। बूढ़े माँ बाप को बच्चे ठीक से नहीं रखते और उन्हें बोझ समझते हैं कि आप अपना देखो और हम अपना देखते हैं। ऐसे लोग बूढ़े माँ बाप को उनके जीवन के आखिरी इस पड़ाव में ठीक से जीने नहीं देते, और अगर हम उनकी जगह रख कर अपने आप को सोचें तो वो भी कभी वृद्ध होंगे और जिनको उन्होंने इतने प्यार से पाला, और जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और वो ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख होता है कि आजकल के ये वैभव विलास के पीछे भागने वाले ज़माने के लोग अपने अपनों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा भेद रखते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा दुखमय है। अगर आपके पास गाड़ी है, बंगला है और आपके पास धन है तो आपको सब पूछते रहेंगे आप दिल और कर्म से कितने भी खराब हो, और भले पहले आपकी बोली कच्ची बोली थी पर उसी जगह पर आप सीधे साधे आदमी हो और हमेशा सच्चाई के साथ चलते हो, किसी का बुरा नहीं करते या चाहते और अपने सिद्धांतों के पथ पर चलते हो। तो इस ज़माने में ऐसे लोगों की गिनती मूर्ख लोगों में करी जाती है। पद्म भूषण पुरस्कार के विजेता लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी एक कृति क्या निराश हुआ जाए में कहा है कि इस ज़माने में सच बोलने वाले पिस रहे हैं और झूठ बोलने और फरेब करने वाले फल फूल रहे हैं। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर ने भी अपनी एक कृति कर्ण का जीवन दर्शन में कहा है, तुच्छ है राजका केशव पाता क्या नर प्राप्त कर चिंता प्रभुत अल्पताप हास कुछ चक्किया कुछ क्षण विलास, पर वह भी यही गंवाना है कुछ भी साथ नहीं जाना है। वैसे शायद कभी इन पंक्तियों का मतलब आपको समझ ना आए, पर यदि आप शांति से बैठकर इन पंक्तियों के बारे में सोचेंगे तो आपको इंसानियत का असली सच दिखाई देगा। हम सभी की वो साइड जो कि हम कभी भी नहीं देखते, हम सभी की डार्क साइड। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानियाँ। स्टोरीज आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर कि वीडियो को आप लाइक कर दो। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और ऐसी ही स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।